नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में अब तक 54 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तपोवन में एनटीपीसी सुरंग से 8 और इसके बाहर से 2 शव बरामद किए जा चुके हैं। आशंका जताई जा रही थी कि सुरंग के अंदर करीब 35 लोग फंसे थे। इसके अलावा पूरे इलाके से अब तक 153 लोग लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। सुरंग के अंदर बचाव कार्य पिछले 9 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन भारी तादाद में मलबा जमा होने के चलते रेस्क्यू की रफ्तार धीमी है। अभी तक 140 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। तो करीब 54 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके शव बरामद हो चुके हैं। 150 के करीब लोग अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, 9 दिन हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जो 150 लोग हैं लापता, क्या वो जिंदा होंगे? रेस्क्यू को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए कि रेस्क्यू बहुत धीमी गति से चल रहा है। लोगों ने इस बात को लेकर विरोध भी किया कि जिस हिसाब से संजीदगी से रेस्क्यू चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चला, इसलिए ज़्यादा वक्त लग रहा है। प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आती हैं, इससे पहले भी कई आपदाएं आई। 2013 में इतनी भयानक आपदा आई थी, उसमें भी बहुत लोगों की जान चली गई थी। उसके जख्म आज तक हरे हैं। लेकिन एक बार फिर से चमोली में जो आपदा आई है ग्लेशियर के टूटने की वजह से, उसमें 54 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 लोग लापता हैं। आखिर ऐसा क्या है? क्या लापरवाही हो रही है? क्या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है? क्या विकास के नाम पर जो काम हो रहे हैं, क्या वो इस आपदा की वजह है? और क्या आपदा के बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, क्या उसमें ढिलाई बरती जाती है? क्या सरकार उस हिसाब से काम नहीं करती जैसे करना चाहिए? लोगों ने क्यों विरोध किया, क्यों आरोप लगाया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है? अगर तेज चलता तो शायद और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, स्वागत है आपका टीवी 100 में। बहुत धन्यवाद। हरीश रावत जी, जो चमोली में आपदा आई, 2013 की आपदा को इसने याद दिला दिया। जी, 2013 की आपदा भीषणतम आपदा थी और बड़ा व्यापक आपदा थी। बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े पैमाने पर थी। मगर ये त्रासदी भी एक बड़ी त्रासदी है, जिसमें हमने कम से कम 250 की बात तो कही जा रही है, लेकिन संख्या ज्यादा भी हो सकती है। अपने वो लोग खोए हैं जो उत्तराखंड और भारत के निर्माण में लगे हुए थे, जो अपने परिवारों के पालने वाले लोग थे, सहारा थे, किसी माँ की आंखें जिनको आज भी ढूंढ रही होंगी, या किसी बहन की वो कलाई के भरोसा थे, या किसी हमारी बेटी के मांग का सिंदूर थे। तो आज अब जो लोग हम कह रहे हैं कि वो लापता है, अब उनके बचने की संभावनाएं अब कम हो। बहुत कोई चमत्कार हो जाए अलग बात है। अब तो जो टनल में फंसे हुए लोग हैं, उनकी जीवित रहने की आशा भी खत्म हो चुकी। हरीश रावत जी, बड़ी टिपिकल लाइफ है जो पहाड़ों पर लोग रह रहे हैं। उत्तराखंड में आए दिन आपदा आती रहती है, जान हथेली पे रहती है हमेशा वहां पर, वहां के लोग के। देखिए, हिमालय और पहाड़ हमेशा मानवता के लिए चुनौती भी रहे, मगर हिमालय रक्षक भी है और हिमालय ही हमारा प्राणदाता भी है। जलवायु संतुलन रखता है, पानी देता है हिमालय, और हमारे देश की सुरक्षा भी करता है। हमारा शीर्ष भी है हिमालय। तो हिमालय का अपना महत्व है और मनुष्य हमेशा चुनौतियों से जूझता है। जो लोग हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं वो हमेशा एक कठिन जिंदगी, एक चुनौतीपूर्ण
जिंदगी जीते हैं। और वहाँ विकास के काम, प्रकृति, सब चीजों में संतुलन बनाए रखना एक बहुत कठिन काम है, जिस पर बहुत सुविचारित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ हर चीज चुनौतीपूर्ण है। हम कैसे उस चुनौती को लेते हैं, उसका सामना करते हैं, उस पर ही हमारी योग्यता का, हमारी क्षमता का मापदंड होता है। और वहाँ के लोगों ने 2013-14 की चुनौती का भी सामना किया। और मैं बहुत इस बात को कह सकता हूँ कि प्रारंभिक कुछ विफलताओं के बाद उत्तराखंड ने आपदा से उबरने और आपदा के बाद पुनर्वास आदि पुनर्निर्माण के काम में बहुत उल्लेखनीय काम किया, जिस यात्रा के लिए कहा जाता था कि अब इसको प्रारंभ करना 10 वर्ष का काम है, तो उत्तराखंड ने कभी 4 धाम यात्रा बंद ही नहीं की, कांवड़ यात्रा बंद ही नहीं की, नंदा राज जात जैसी यात्राएं भी बंद नहीं की। तो उत्तराखंड के लोग बहुत साहसी लोग हैं, और जब चुनौतियां आती हैं तो वो चुनौतियों का सामना करके आगे भी निकलते हैं। और हम इस रैनी, तपोवन, चमोली की त्रासदी से भी आगे निकलेंगे, इसका भी सामना करेंगे। जी हरीश रावत जी, लेकिन आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा में उसके बाद जो रेस्क्यू चलाया जाता है, अगर उसको बड़ी संजीदगी और गंभीरता से चलाया जाए तो फिर आपदा के जो नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं। हमने इस आपदा में देखा कि आपदा जो पीड़ित लोग थे उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से रेस्क्यू नहीं चला, सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए। ये 2013 की आपदा में प्रारंभिक कुछ दिनों में सरकार का रिस्पांस बहुत कमजोर रहा था, जिसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी। जी। तो 2013 की उस आपदा के बाद एक प्रोटोकॉल तय हुआ था कि कितना क्विक हमारे रिस्पांस होना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। और उसमें मैं ये कह सकता हूं कि जब ये आपदा की सूचना मिली तो मुख्यमंत्री के स्तर पर भी और यहाँ तक कि कुछ एजेंसीज के स्तर पर भी, जैसे आईटीबी फौरन पहुंच गई थी, यद्यपि वो नजदीकी है, मगर उनका रिस्पांस बड़ा क्विक था, आर्मी का बड़ा क्विक था, लोकल पुलिस, एसडीआरएफ सब, बल्कि एनडीआरएफ में जरूर मुझको आश्चर्य है कि उनको कुछ ज्यादा टाइम लगा, जबकि हम उम्मीद करते थे कि जिस दिन ये घटना घटी थी उसकी शाम तक एनडीआरएफ पूरे साज सज्जा के साथ वहां पहुंचेगी, वो दिखाई नहीं दिया। यद्यपि एनडीआरएफ ने भी बहुत अच्छा काम किया, आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके परिश्रम, मेहनत और उनके समर्पण पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन रिस्पांस टाइम के विषय में कुछ चीजें तय हुई थी कि कौन संगठन कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा इस मामले में। तो पहले 2 दिन तो हमको संतोष था कि हमारा जो रिस्पांस है वो बहुत त्वरित है और करीब करीब ठीक है। लेकिन मैंने देखा, जब मैं वहां पहुंचा था तो कुछ समन्वय की कमी और कुछ ऐसी स्थिति के मुकाबला करने के लिए क्या क्या प्रबंध करने हैं, विशेष तौर पर उपकरण आदि के मामले में हम वो नहीं कर पाए। और दूसरा, वहां शायद उस दिन तक ये भी मालूम नहीं था, दूसरे तीसरे दिन तक ये मालूम नहीं था कि इस टनल का पूरा लेआउट प्लान किस तरीके का है, ताकि जब आपको एक प्लान मालूम होगा कि टनल किस तरीके की है, तभी आप उसमें बचाव कार्य को चला सकते हैं या रेस्क्यू जो भी ऑपरेशन कहिए उसको आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो हमने ड्रिल किया, लेकिन वो बहुत लेट प्रारंभ किया। हमको दोनों एंड से सफाई का काम करना था, वो काम में भी विलंब हुआ। कुछ उपकरण बीच में खराब होने के समाचार भी आए,
जबकि वहाँ वैकल्पिक उपकरण मौजूद रहने चाहिए थे। और मैं नहीं समझता कि ऐसी त्रासदियों के मुकाबले के लिए जिस प्रकार के उपकरण होने चाहिए थे, जैसे पानी सक करने वाली मशीनें हैं, ऑक्सीजन अंदर पंप करने वाली एक्सरसाइज है, और बहुत सारी जो मलबे को निकालने के लिए जो आधुनिकतम तरीके के उपकरण हैं, शक्तिशाली उपकरण हैं, वो सब नहीं थे। जबकि वहाँ लाने में इतनी कठिनाई नहीं थी। रविग्राम का जो हेलीपैड है हमने इसी हिसाब से बनाया था, क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है और बद्रीनाथ जी के नजदीक है, तो हमने उसी हिसाब से रविग्राम में एक बड़ा हेलीपैड तैयार किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका जो भरपूर जो उपयोग हो सकता था बड़ी बड़ी मशीनरी आदि पहुंचाने में, वो सब की या तो आवश्यकता महसूस नहीं की गई तो ठीक है। यदि उसकी आवश्यकता थी, जैसा मैं महसूस करता हूँ कि कुछ और आधुनिक तरीके के उपकरण यदि उपयोग में लाए जाते तो शायद हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन और बेहतर हो सकता। तो वो सवाल उठेंगे, वो बात उठेगी। बिल्कुल हरीश रावत जी, लेकिन हमें मालूम है जब उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को हम रोक नहीं सकते, ये आ रही है वहाँ पर, लेकिन हमें तैयारियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वहाँ पर करना चाहिए। आपदा को नहीं रोक सकते, लेकिन हमें ऐसे इक्विपमेंट होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, तुरंत जो है कार्रवाई होना चाहिए। 10 दिन हो गए, अभी तक रेस्क्यू पूरा नहीं हुआ। हमें इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उस लेवल की हमें व्यवस्था चाहिए वहाँ पर, ताकि जल्दी उन चीज़ों को खत्म करें हम। देखिए, रेस्क्यू वर्क में लगे हुए सभी लोगों के प्रति पूरा सम्मान, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ी जान हथेली में रख करके वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। कीचड़ में खुद जहाँ धंसने की संभावना है तो वहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना अपने आप में एक बड़ा काम है, क्योंकि बाहर से सुझाव देना बड़ा सरल है, लेकिन इन चीजों को करना बड़ा कठिन है। मैं उनकी सारी कठिनाइयों को समझते हुए भी जरा जो इतना समय लगा है टनल को क्लीन करने में, वो कुछ प्रश्न उठाएगा और उसका समाधान हमको निकट भविष्य में ढूंढना चाहिए। दूसरा जो बड़ी बात है, ग्लेशियर जिसको टूटा है, रेनिका ग्लेशियर जो है, जिसको हैंगिंग ग्लेशियर कहा जा रहा है, ये एक दिन के अंदर इसके व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया होगा कि ये टूट गया। तो इसका अर्थ है ग्लेशियरों पर हमने 2016 तक, क्योंकि 2016 तक हमको नियमित तौर पर सूचनाएं प्राप्त होती थी कि ग्लेशियरों की स्थिति क्या है करके, और लेकिन मुझे लग रहा है कि उसके बाद प्राप्त नहीं हुई, सूचनाएं दी जाती थी, नहीं दी जाती थी कंसर्न संस्थानों द्वारा। ये माननीय मुख्यमंत्री बता पाएंगे या सरकार बता पाएगी, लेकिन मुझे लगता है यदि सूचना देती और उसके व्यवहार के बदलाव को नोट किया गया होता तो फिर कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करके शायद कुछ जानों को हम बचा सकते थे। हम टूटने से ग्लेशियर को तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन कुछ जानों को शायद बचा सकते थे। ये है, और अब भी आगे भी ग्लेशियरों के व्यवहार पर अध्ययन करने के लिए और उसमें कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, ये भी भारत सरकार ने तय किया था जब 2013 की त्रासदी आई थी। कैबिनेट कमेटी ने तय किया था, तो उस पर भी देखा जाना चाहिए। और एक बात जो मुझे आज बुरी लगी, वो लगा कि 3 दिन बाद भी हमारे पास पूरे टनल का लेआउट नहीं था, पूरा वो नहीं था। तो एनटीपीसी के अधिकारियों को, जो स्वयं जिनमें बड़े सक्षम इंजीनियर रहे होंगे, तो उनको इस बात को समझना चाहिए था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक इस तरीके के लेआउट, ये ऐसे इस तरीके के उसकी जानकारी नहीं होगी तो वो हमेशा प्रभावित होंगे, खूब प्रभावित होंगे। तो वो मालूम नहीं था, तो मैंने बल्कि मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देकर के कहा है कि सारे इतने जितने प्रोजेक्ट हैं उनका एक सेफ्टी ऑडिट जरूर करवा लिया जाए, और दूसरा इनके सबसे कहा जाए कि भाई तुम्हारा वैकल्पिक सुरक्षा प्लान क्या है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर एवलांचेज भी आएंगे, भूस्खलन भी होंगे,
और फिर क्लाइमेट चेंज के इस दौर में जब क्लाइमेट चेंज पीक पर है तो ऐसी संभावनाएं, ऐसे डर निरंतर बने रहेंगे। तो हमारे पास सेफ्टी ऑडिट रहना चाहिए और सेफ्टी प्लान भी रहना चाहिए। वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। कुछ हमको मुझे लगता है कि एक दो दिन तक हम इस बात पर भी बहुत क्लियर नहीं थे कि हमको किस तरीके की किस किस मशीनरी की जरूरत है और कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर ऑपरेट करना है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये चीजें पहले से ही एक जब कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसका जो मॉक ड्रिल है उसमें ये चीजें पॉइंट निर्धारित होनी चाहिए कि ऐसी स्थितियां आने पर ये रावत जी बहुत बड़ी लापरवाही है कि लेआउट तक नहीं है, यानी कि हम बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन इन घटनाओं से सबसे बड़ी बात यह है रावत जी, हम सबक नहीं लेते हैं। जैसे आपने कहा, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि जो ग्लेशियर है हमारे, जो पहाड़ हैं, जो वन हैं, जो झीलें हैं, इनकी देखभाल जैसे होना चाहिए, इन पर जैसे रिसर्च होना चाहिए, ये तब्दील अगर हो रहे हैं तो उस पर हमारी नजर होना चाहिए और हम उसके होने वाले नुकसान को लेकर आकलन करें, कब क्या होगा उसको बचाने के लिए और उसके रेस्क्यू के लिए तैयारी होना चाहिए। ये हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ हमारी सरकारों को जिम्मेदारी है, सरकारों को करना चाहिए, आम आदमी तो नहीं करेगा इसमें। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और इसके लिए हमको साइंस तकनीक का इन इलाकों में और बेहतर उपयोग करना चाहिए। हमने वो उपयोग नहीं किया। हमारे पास आज तो सैटेलाइट से सुई तक खोजी जाती है। बिल्कुल। आज जब विज्ञान इतना सक्षम है तो उस विज्ञान के युग में हमको ये चीजें मालूम ना हो। और फिर देखिए, एक बात मैंने अपने डीजीपी को सुना कहते हुए कि एक व्यक्ति के मोबाइल कॉल ने कुछ जिंदगियां बचा दी, जिसमें उनके पुलिस के कुछ सिपाही भी थे। तो यदि एक कॉल कुछ जिंदगियों को बचा सकती है तो एक वार्निंग बहुत सारी जिंदगियों को बचा सकती थी। तो हमारे पास उधर कोई इस तरीके का वार्निंग सिस्टम नहीं था। यहाँ यदि ग्लेशियर टूटा था तो जहाँ से ये नदियां उद्गमित हो रही हैं या इन बिटवीन कहीं भी एक सतत वॉच टावर तो रहनी चाहिए, ताकि नदियों में कोई उफान आ रहा है तो उस उफान का हमको इल्म हो सके टाइम पर। लेकिन हरीश रावत जी देखिए, राज्य सरकारों के पास संसाधन कम होते हैं, पैसा कम होता है। उत्तराखंड जैसे राज्यों के पास वैसे ही बजट कम होता है, राजस्व कम है। केंद्र सरकार को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियां अपनी निभाना चाहिए। जो राज्य जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनी है, केंद्र सरकार को उस पर निगरानी रखना चाहिए, केंद्र को पूरा सहयोग देना चाहिए। क्या केंद्र सरकार इस हिसाब से सहयोग नहीं दे पाती है? देखिए, 2014 में कौन क्या करेगा वो सब तय हुआ है। केंद्र सरकार भी मेरी उपस्थिति में तय हुआ है। भारत सरकार की कमेटी ने तय किया है और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बहुत सारी चीजें बारीकी से तय हुई हैं और वो चीजें केंद्र सरकार के पास भी होंगी, राज्य सरकार के पास भी होंगी। सिर्फ सवाल यह है कि उनको अमल में कैसे लाया जाए। चीजें तय हैं, तयशुदा है। देखिए, एक प्रोटोकॉल तय हुआ था कि कौन कितने समय में रिस्पॉन्ड करेगा, आपदा प्रबंधन कितने समय में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितने समय में, पुलिस कितने समय में, एनडीआरएफ एसडीआरएफ कितने समय में। मतलब एक प्रकार से ये तो उसने सब एक अलर्ट मूड में रहते हैं। हर किसी को मालूम है यदि मैं अपने निर्धारित रिस्पॉन्स टाइम में रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर ब्लेम आएगा। जैसे मैंने अभी एनडीआरएफ के लिए बात की, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर एनडीआरएफ, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो पहले दिन ही पहुंच जाएंगे रात तक, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो ये चीजें कुछ सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि उनको गौचर तक बड़े हेलीकॉप्टर्स में, गौचर ही क्यों, वहीं तक बड़े हेलीकॉप्टर्स में भेजा जा सकता था। क्योंकि इस तरीके की जो डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमें हैं
चाहे वो एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, उनके उनके लिए तैयारी और उस जगह के लिए फ्लू करने का जो टाइम है वो किसी भी रूप में आधे 1 घंटे से ज्यादा का नहीं हो सकता है उनको। ये तो जैसे एक सैनिक यदि गोली चल जाए कहीं तो सैनिक का रिस्पांस टाइम सेकंडों का होता है। तो ये तो हम सब ऐसे मामलों में, आपदा के मामले में हम सैनिक हैं। बिल्कुल इनको लेकर बिल्कुल आपने सही कहा, इसको लेकर हमें बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और ये जो हमने सब कुछ तय कर दिया कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सारा कुछ तय है, बावजूद इसके हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो करने की जरूरत है। हरीश रावत जी, दूसरे पहलू पे आते हैं। क्या विकास के नाम पर पर्यावरण से जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उसकी एक बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में बादलों का फटना, इसके अलावा पहाड़ों का दरकना, ये सारी चीजें हो रही है? क्या विकास के नाम पर ये सब कुछ हो रहा है? हम एक बात बताएं आपको जी। पहली बात यह है कि उत्तराखंड में हमको कोई शौक नहीं है कि हम बहुत चीजों से छेड़छाड़ करें। और हम जानते हैं कि एक सड़क कटती है तो उससे क्या नुकसान है, एक पेड़ कटता है क्या नुकसान है, हमें मालूम है। लेकिन कुछ आजीविका के, कुछ जिंदगी की मजबूरियां हैं। आप हमको वैकल्पिक संसाधन दीजिए और हम उनको अपनाएंगे। जैसे जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने वहीं की जमीन और प्रकृति और संस्कृति तीनों से मेल खाती हुई, प्रकृति, मिट्टी और संस्कृति और लोगों के स्वभाव से मेल खाती हुई चीजों को प्रमोट करने का काम किया। और उस प्रमोशन में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको सहायता दे, और इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी सहायता की जरूरत है, मगर वन टाइम एक सिग्निफिकेंट मदद हमारी मिल जाए तो हम बहुत अच्छा बेस बना सकते हैं और अपने आजीविका के मूल साधनों की तरफ जा सकते हैं। हमें कोई पावर प्रोजेक्ट का शौक नहीं है, बल्कि मैं तो उन लोगों में रहा हूं जिन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स के, यदि मैं विरोध में नहीं रहा हूं तो मैंने कभी उसको इनकरेज भी नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इसमें हमको बहुत सचेत और सजग रह करके काम करने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल कहने के लिए 2-3 दिन सारा मुल्क कहेगा इस बात को, एक 15-20 दिन तक भी सारा मुल्क कहेगा। उसके बाद मुल्क भी भूल जाता है, नीति निर्धारक भी भूल जाते हैं और अनंतगत्वा वहाँ के ग्रामीण को, वहाँ के दूर दराज के लोगों को ही अपनी जिंदगी के धर्रे पर आगे बढ़ना होता है। तो कोई जरा उनसे भी पूछे और उनके लिए क्या मुमकिन हो सकता है ताकि वहाँ की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। और फिर क्लाइमेट चेंज पर वहाँ के ग्रामीण का कोई अब कंट्रोल नहीं रह गया है। क्लाइमेट चेंज हमारे ऊपर एक थोपा हुआ फिनोमेनन, एक थोपा हुआ तथ्य है। और आप देखिए, हमने तो देश को 60% से ज्यादा जंगल दे रखे। यदि हमारे पड़ोसी भूटान 60% जंगल के साथ दुनिया से कह सकता है कि मुझे सलाम करो, तो उत्तराखंड को 60% से ज्यादा जंगलों के लिए भारत सलाम क्यों नहीं करता? लेकिन आर्थिक बजट को हमें आप ग्रीन बोनस नहीं देते हैं। हाँ, मैं उसी बात को कह रहा हूं। हमको आप जो हाई एल्टीट्यूड हार्डशिप है उसके लिए कोई बोनस नहीं देते हैं, कोई प्रोत्साहन नहीं देते हैं। लेकिन हमसे उम्मीद करते हैं हम वहाँ के अभावग्रस्त गांवों में रहें और आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी जिंदा रखें और आपके पर्यावरण के झंडे को भी ऊंचा उठा करके रखें। तो ये सब चीजें नीति नियंताओं के समझने की बातें हैं। बिल्कुल। ये मैं नहीं कहूंगा कि हमारी नीति नियंता संवेदनशील नहीं है, वो संवेदनशील हैं, मगर धरातल पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल, संतुलन बनाने की जरूरत है। लेकिन हरीश रावत जी, आप देख रहे हैं कि इन आपदाओं की वजह से बारिश के सीजन में देखिए कि एक गांव का संपर्क दूसरे गांव से कट जाता है। आप शहर तो छोड़ दीजिए, तो वहां के लोगों को बड़ी दिक्कतें होती है, पहाड़ के लोगों की। अब पहाड़ खाली होता जा रहा है इन आपदाओं की वजह से।
बुनियादी सुविधाएं ना मिलने की वजह से। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा तो पहाड़ बिल्कुल खाली हो जाएगा, जो खतरनाक है सुरक्षा के लिहाज से भी। जी हाँ, क्या कहा जा सकता है, हम तो पहली लाइन है डिफेंस की। हम समझते हैं अपने दायित्व को, लेकिन हमारी समझ की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल, केंद्र सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि ग्रीन बोनस जिस हिसाब से मिलना चाहिए। मैं पिछले 3 साल में मुख्यमंत्री के तौर पर इस बात के लिए लड़ता रहा हूं कि जो हमारे रोपवेज हैं इनको आप हमारी सड़क के तर्ज पर लीजिए, क्योंकि यहाँ रोपवेज भी जो है एक प्रकार से कम उसका साधन है। ये रोपवे हमारी ऐसा नहीं है कि कोई विलासिता है, कोई टूरिज्म वेंचर है, बल्कि रोपवे हमारे आवागमन का साधन है। और उसमें आप बहुत सारी चीजें जो है आप हमारे यहाँ एरियल रूट्स डेवलप करिए, और हम इसीलिए हमने हेलीपैड बनाए। कोई हमारी हेली सर्विसेज को सब्सिडाइज करने के लिए तैयार है ही नहीं, ताकि हम कम से कम हमको दूर दराज के एरिया में सड़कों को बनाना पड़े। मैंने मुंशियारी, धारचूला जैसे बॉर्डर एरियाज में, चमोली में सब्सिडाइज रेट्स पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज स्टार्ट की, बड़ी पॉपुलर थी, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको कहा जा सकता है, लेकिन अब ये सारे मुल्क की समझ और बहस का सवाल। लेकिन एक सवाल ये है हरीश रावत जी, जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तो पहाड़ के लोगों में एक तो डर भी बना रहता है, पर्यटक फिर उधर कम जाते हैं, तो एक संतुलन बिगड़ जाता है। पलायन को लेकर मैंने कहा कि पलायन लगातार वहां बढ़ता जा रहा है, पहाड़ खाली होता जा रहा है, तो आपको लग रहा है प्राकृतिक आपदाओं का एक बड़ा रोल है वहां पर पलायन का? अब एक न्याय करते करते हमारे साथ अन्याय होता है। अब उत्तराखंड के अंदर जी कुछ भी अब आजकल आप स्टार्ट करिए तो उसमें जो है एक बड़ी नदी उखाड़ फचाड़ करके सब बहा के ले जा रही है, उसको दिखाया जाता है। दैट्स नॉट ओनली द उत्तराखंड वो भी तो है जो सुंदर जंगल है, प्रकृति है, हरे भरे खेत हैं, वादियां हैं और बर्फ से ढके लगभग पहाड़ हैं। लेकिन हमारी पहचान आपदा बना दी जाती है, जो मीडिया का न्याय है हमारे साथ। मैं 2.5 साल इस अन्याय से लड़ता रहा। बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपना प्रारंभिक जो दिखाते थे उत्तराखंड को, तो वो नरेटिव बदला। तो अब फिर ये मुझे डर है रेणी के बाद फिर स्टार्ट न हो जाए। तो उससे हम तो पर्यटक राज्य हैं, हमारी आमदनी का बड़ा स्रोत है पर्यटन। हम चाहेंगे और सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश रहे लोगों तक। और उत्तराखंड ऐसा नहीं है असुरक्षित है, ये तो जो असुरक्षा जितनी है ये हमारे ऊपर थोपी गई असुरक्षा है। और ये कहीं पर विज्ञान और तकनीक का फेलियर या सरकार का फेलियर है कि उसके साथ हमको जोड़ा नहीं जा रहा पूरी तरीके से, नहीं तो ये इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। बिल्कुल, सरकार की यहाँ पर बड़ी लापरवाही है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा को कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी सूझबूझ से और जल्द ही उसको रेस्क्यू पूरा करने से इससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से निगरानी करना चाहिए, रेस्क्यू चलाना चाहिए, उस हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। हम केंद्र और राज्य सरकारों के कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए, ग्रीन बोनस जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए, आपदा को लेकर जो बजट होना चाहिए, वो बजट फिर से एक बार विचार करने की जरूरत है। हरीश रावत जी ने बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, कीमती वक्त निकालने के लिए, टीवी 100 को देखने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।